जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दर्पण सेल्सियस के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछले 2 दिन से इथिक्स की क्लासेस नहीं हुई हैं। कारण संभवतः आपको पता होगा, क्योंकि 2-3 दिन से अतिवृष्टि की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, बिजली और इंटरनेट आदि की समस्याएं हो रही थी। ठीक है, आज से हम हमारी क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं। यहाँ से क्या है, अब प्रॉपर वापस क्लास चालू चालू हो जाएंगी। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तत्पश्चात क्या है हम आगे की क्लासेस में बढ़ते हैं। ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था उसको एक बार देख लेते हैं। पिछली क्लास का जो हमारा टॉपिक था, वो आखिरी टॉपिक क्या था हमारा, असमर्थनवादिता अथवा राजनीतिक निष्पक्षता, अथवा उसी को क्या बोलते हैं हम, गैर तरफदारी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ाई की थी। क्या होता है इसके बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, तो सरकार का क्या है स्वरूप, लोक सेवक की व्यक्तिगत विचारधारा से क्या होना चाहिए, संगत या असंगत हो सकता है, पर उसे राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है अपनाते हुए राजनीतिक रूप से क्या होना चाहिए, सदैव निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब प्रशासन, मतलब क्या होता है, सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका किसी भी दल के प्रति क्या हो सकता है, एक झुकाव हो सकता है आप में से कईयों को क्या हो, भाजपा पसंद हो, आप में से कईयों को क्या है, कांग्रेस पसंद हो सकता है कुछ को अन्य कोई पार्टी भी, अन्य कोई दल भी क्या है, क्षेत्रीय दल पसंद हो। ठीक है, ये जो पसंद है अथवा नापसंद है आपकी, ठीक है, ये पसंद और नापसंद आपकी अपनी व्यक्तिगत है। इस व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पसंद को आपको प्रशासन में नहीं लाना है। क्या नहीं लाना है, प्रशासन में नहीं लाना है। मतलब जब आप अधिकारी बन जाएंगे, आधिकारिक रूप से कार्य कर रहे होंगे, प्रशासनिक कार्यों का संपादन कर रहे होंगे, निष्पादन कर रहे होंगे, तब उस समय आपको अपनी इस पसंद और नापसंद से क्या रहना है, हजारों मील दूर रहना है। ठीक है, मतलब उसको, इस चीज को क्या है अपने उसमें आपके व्यक्तिगत कार्यों में समाहित नहीं, प्रशासनिक कार्यों में समाहित नहीं करना है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसमें अगली लाइन की, भारत में लोकतंत्र क्या संसदीय प्रणाली जो बहुदलीय व्यवस्था को अपनाती है और विभिन्न दलों के अपने मूल्य सिद्धांत विचार हो सकते हैं। भाजपा के अपने अलग मूल्य सिद्धांत विचार हैं, कांग्रेस के अपने अलग मूल्य सिद्धांत विचार हैं, आम आदमी पार्टी के अपने अलग हैं, सपा के अलग है, बसपा के अलग है, सबके अपने अपने अलग हैं। और उन विचारों के आधार पर आपका क्या हो सकता है, झुकाव हो सकता है कहीं भाजपा किसी अन्य दल के प्रति, लेकिन वो झुकाव अल्टीमेटली क्या है, आपका दूसरे वो मतलब प्रशासन के कार्यों में कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए। पॉइंट सिर्फ इतना सा है। ठीक है, तो ये क्या था, निष्पक्षता थी, इसके बारे में हमने उस दिन सवाल लिया था। फिर हमने क्या देखा था, निष्पक्षता और गैर तरफदारी में अंतर क्या होता है। तो बेसिक अंतर तो मैंने आपको समझा दिया था कि समझ लो कि ये क्या होती है, निष्पक्षता होती है। ठीक है, और उसी के अंदर कहीं पर क्या है, गोते खा रही है कौन, गैर तरफदारी। ठीक है, तो निष्पक्षता क्या है, एक व्यापक अवधारणा है जिसके कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं, और उन कई सारे डायमेंशन में से एक डायमेंशन क्या होता है, प्रशासनिक निष्पक्षता, जिसको क्या बोला जाता है, गैर तरफदारी बोला जाता है। जिसको प्रशासनिक निष्पक्षता को क्या बोला जाता है, गैर तरफदारी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हमने समझ लिया था। नेक्स्ट है कि लोक सेवक निष्पक्ष क्यों नहीं रह पाते, इस चीज़ के कारण हमने देखे थे क्या क्या होता है भाई, उनकी सेवा मुक्ति की बात क्या होती है, विभिन्न पदों को प्रलोभन रहता है उनके पास। अगर वो क्या है, नेताजी के समर्थन में काम करेंगे तो पदोन्नति मिल सकती है, नेताजी के विरोध में काम करें तो स्थानांतरण हो सकता है। इस चीज़ का क्या है, भय अथवा प्रलोभन रहता है। इसके अलावा ईसीआर रिपोर्ट को प्रभावित करने क्या होता है, दबाव होता है कि भाई ईसीआर रिपोर्ट क्या है, आपके ऊपर वाले लोग बना रहे हैं, तो भाई वहाँ पे क्या हो सकता है, आपके ऊपर दबाव आ सकता है कि आप उनके फेवर में काम कीजिए अथवा नहीं कीजिए। फिर प्रश्न हमारा उठता है कि हम राजनीतिक निष्पक्षता को कैसे बढ़ाएं, असमर्थनवादिता को कैसे बढ़ाएं। तो एक तरीका क्या हो सकता है, पदोन्नति स्थान दिशा निर्देशों क्या कर लो, स्पष्ट रूप दे लो। ठीक है, मतलब पदोन्नति कब होगी, स्थानांतरण कब होगा, इसके बारे में एक क्या होना चाहिए, स्पष्ट समिति बनी होनी चाहिए, या स्पष्ट मापदंड बना होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए कि भाई अगर कोई व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है, अगर एक प्रशासनिक अधिकारी का अपॉइंटमेंट इस पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, तो यहाँ कम से कम वो 3 साल रहे, उसका 3 साल अपॉइंटमेंट यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले विभिन्न पद के लाभों पर क्या है, रोक लगाया जाना चाहिए, और इनके लिए भी स्पष्ट मापदंड क्या है, बनाए जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गोपनीय चरित्रावली हो, ठीक है, गोपनीय चरित्रावली निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। जो एसीआर रिपोर्ट बनती है, जो एसीआर रिपोर्ट बनती है उसके लिए क्या है, एक समिति बनी हो। ऐसा नहीं कोई एक ही व्यक्ति क्या है कर डिसाइड कर रहा हो। और केंद्रीय आचरण केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली, अखिल भारतीय सिविल सेवा आचरण नियमावली, नैतिक आचरण संहिता, इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, अक्षरशः पालन करवाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं राजनीतिक निष्पक्षता में। अब आज से जो हमारे यहाँ से टॉपिक चालू हो रहा है वो क्या चालू हो रहा है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय किसी विषय पर लिए गए निर्णय प्रामाणिक प्रामाणिक, यहाँ पे प्रामाणिक के बाद कॉमा आएगा, प्रामाणिक, सही, विकल्प तथा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कि व्यक्ति को कोई नैतिक निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हैं, जैसे उसकी विचारधाराएं, कल्पनाएं, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता। सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं कि आप किसी भी चीज के बारे में अगर कोई निर्णय कर रहे हैं, तो उस निर्णय को करने के दौरान आपके अंदर जो भी क्या है, विचारधाराएं चल रही हैं, जो भी पूर्वाग्रह चल रहे हैं, रूढ़िवादिताएं चल रही हैं, आपका अपना व्यक्तिगत जो एक दृष्टिकोण है, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इन सब से क्या रहना है, आपको मुक्त रहना है।
अगर इन सब से मुक्त रहते हुए कोई निर्णय आप करते हैं तो उस प्रकार का निर्णय आपका क्या कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ निर्णय कहलाएगा, तथ्यपरक निर्णय कहलाएगा, तथ्यपूर्ण निर्णय कहलाएगा, तर्कपूर्ण निर्णय कहलाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर अनेक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। इन तथ्यों को आगे भेजने से पहले वस्तुनिष्ठतापूर्ण क्या चिंतन किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की तारीख में, कि हम सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं, मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये मैसेज को फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया है वो किससे गुजर रही है, बिना वस्तुनिष्ठता के आधार पर गुजर रही है। ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको देखना है कि जो मैसेज आया है उसको देखना है कि वाकई में क्या है, वो तथ्यपूर्ण है, तर्कपूर्ण है। तत्पश्चात हम उसको क्या करें, फॉरवर्ड कर दें, अन्यथा क्या करते हैं, वहां से हम उसको रोक दें। ठीक है। उस प्रक्रिया को हम फॉरवर्डिंग की प्रक्रिया को क्या कर दें, हम वहां से विराम दे दें। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वस्तुनिष्ठता क्या हुई होगी, यहाँ से स्पष्ट हुई होगी। ठीक है। अब आता है इसकी आवश्यकता क्या होती है, तो आवश्यकता वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो आवश्यकता क्या है, निष्पक्ष निर्णय करने हेतु। कैसा निर्णय, निष्पक्ष निर्णय करने हेतु। ठीक है। मतलब आप जो निर्णय कर रहे हैं, ये निर्णय अगर आप कर रहे हैं तो ना इस पक्ष की ओर झुका हो ना ही इस पक्ष की ओर झुका हो। वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है। कैसा होना चाहिए, मध्यम में होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, तथ्यपूर्ण होना चाहिए कायदे से, है ना। इसके अलावा न्याय की स्थापना करने हेतु, अगर निष्पक्ष निर्णय रहेगा तो न्याय की स्थापना होगी। सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दों को क्या करना, बनाए रखना। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा अर्थात सामाजिक सद्भाव बना रहेगा, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। इसके अलावा योग्यता को पूर्ण अवसर देने के लिए, योग्यता को पूर्ण अवसर यहाँ से प्राप्त होगा। मतलब सिंपल सा क्या होता है कि अगर क्या हो जाएंगे आप पक्षपाती हो जाएंगे, अगर क्या हो जाएंगे आप पक्षपाती हो जाएंगे, तथ्यों या तर्कों क्या करेंगे आप, अवहेलना करेंगे, तो सीधी सी बात है किसी एक पक्ष की ओर क्या हो जाएंगे आप, झुक जाएंगे। ठीक है। तो निर्णय आपका वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका वस्तुनिष्ठता का महत्व क्या होता है, तो निर्णयों को सटीक व प्रामाणिक करने में। कैसा, निर्णयों को सटीक एवं प्रामाणिक करने में। समतामूलक समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि निर्णय गुण दोषों के आधार पर क्या है, लिए जाते हैं। समतामूलक समाज की स्थापना करने में, समतामूलक समाज मतलब क्या है, सभी लोग क्या रहेंगे, एक समान स्तर पर रहेंगे, किसी का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन में क्रियाशीलता को बढ़ाता है, क्योंकि यह विभिन्न दुविधाओं से क्या करता है, बचाता है। प्रशासन में क्रियाशीलता बढ़ती है। प्रशासन में क्रियाशीलता क्यों बढ़ेगी, क्योंकि दुविधाओं से क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। किस प्रकार की दुविधाएं, नैतिक दुविधाएं। किस प्रकार की दुविधाएं, नैतिक दुविधाएं। नैतिक दुविधाएं क्या होती है, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक से समझा हुआ था, ये पूरा टॉपिक के तौर पर है, तो हम आगे चल करके बाद में इसको समझेंगे। जो हमने बेसिक समझा हुआ था पिछले लेक्चर में, उसको आप एक बार पुनः देख सकते हैं। ठीक है। तो प्रशासन में क्या होता है, क्रियाशीलता बढ़ती, क्रियाशीलता बढ़ना, एक्टिवनेस आ जाती है, काम क्या हो जाते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र पूरे होने लग जाते हैं। इसके अलावा नीति निर्माण के दौरान लाभार्थियों के चयन में वस्तुनिष्ठता क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीति निर्माण के दौरान लाभार्थियों के चयन में, मतलब अगर आप कोई पॉलिसी फ्रेमिंग कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई नीति बना रहे हैं, तो वहाँ पे एग्जैक्टली उस पॉलिसी के लिए उचित लाभार्थी कौन होगा, इसका अगर आपको चयन करना है, इसको आप ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वस्तुनिष्ठ पूर्ण तरीके से चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा। इसके अलावा अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन करने में क्या होता है, महत्व देता है। अधीनस्थ मतलब आपके नीचे काम करने वाले लोग। ठीक है। आप एक बड़े पद में बैठे हुए हैं, तो आपके नीचे काम करने वाले लोगों के कार्यों का सही मूल्यांकन अगर करना है, तो आपको वस्तुनिष्ठ तरीके से क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अगर क्या हो जाएंगे आप पक्षपाती हो जाएंगे, तो आप मान के चलेंगे कि ये जो व्यक्ति अधीनस्थ कर्मचारी है वो सदैव क्या रहेगा, गलत रहेगा। आप मान के चल रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट आप क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। और ये जो कर्मचारी जिसको आप मान के चलते हैं कि ये सदैव सही रहेगा, तो उसकी रिपोर्ट क्या कर देंगे, आप अच्छी कर देंगे। जबकि हो सकता है इसका क्या हो, विपरीत हो, या हो सकता है ऐसा हो ही नहीं कुछ भी, है ना। इसलिए क्या रहना है, आपको वस्तुनिष्ठ रहना है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता से निर्णय में पारदर्शिता आती है, जिससे जनता को इस बात का ज्ञान हो पाता है कि यह निर्णय क्यों लिया गया, किस आधार पर लिया गया था। ठीक है। तो ये सभी, इन सभी चीज़ों के कारण क्या होता है, वस्तुनिष्ठता क्या महत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन में और साथ ही साथ क्या होता है, प्रशासन में बढ़ जाता है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये चीज़ इतने महत्व की है तो हम इसको बढ़ाएं कैसे, इसको बढ़ावा कैसे दें। तो प्रशासनिक अधिकारियों के विवेकाधीन निर्णयों में कमी एवं तथ्यात्मक निर्णयों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारियों के विवेकाधीन निर्णयों में कमी एवं तथ्यात्मक निर्णयों क्या करके बढ़ावा देकर, कैसे। अब विवेकाधीन निर्णयों में कमी मतलब जो उसको विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारियों को जो विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, किसके तहत, कुछ उनके जो नियमावली बनी हुई है उसके तहत, अथवा संविधान के 311 के तहत। ठीक है। 309 311 जो शक्तियां प्रदान की गई, इन शक्तियों में क्या करना, थोड़ा सा कमी लेकर के आना। ठीक है। तो एक तो ये काम करना, दूसरा क्या, तथ्यात्मक निर्णय क्या करना, बढ़ावा देना। विवेकाधीन शक्तियां कम करना। विवेकाधीन शक्तियों कम करने का मतलब क्या होता है, हम एक स्कोप तैयार करते हैं। अगर विवेकाधीन शक्तियां ज्यादा हैं, इसका मतलब क्या है, एक स्कोप तैयार किया गया है उसके व्यक्तिगत निर्णयों को बढ़ावा देने में। तो व्यक्तिगत निर्णयों को कम करना है, वस्तुनिष्ठ निर्णयों को बढ़ाना है, अर्थात तथ्यात्मक निर्णयों को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी विवेकाधीन शक्तियों को कम करनी पड़ेगी। दूसरा कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकाधिक जागरूक करना, संवैधानिक मूल्यों के प्रति क्या करना, प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकाधिक क्या करना, जागरूक करना, और प्रशिक्षण की क्या करना, व्यवस्था करना कि वस्तुनिष्ठपूर्ण निर्णय कैसे कर सकें। इसके लिए समय समय पर क्या करना चाहिए, हमको प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि क्या 100% वस्तुनिष्ठता संभव है, क्या कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक को चालू करने के पहले एक सामान्य शब्द में कहें कि क्या हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी क्या है, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना क्या आदर्श राज्य संभव है, नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है, पर आदर्श राज्य की ओर क्या कर सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। ये 100% संभव नहीं है, पर हम इसकी ओर क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। पॉइंट पे आते हैं, ये संभव क्यों नहीं है। ठीक है, तो 100% वस्तुनिष्ठता असंभव मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, पॉइंट ये है क्योंकि सामाजिकरण की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य कुछ वर्ण, समुदाय, जाति, प्रजाति, राष्ट्र आदि के प्रति क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्ति क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, इस चीज को हमने पहले कई बार समझा है, जब हम मूल्यों को विकास पढ़ेंगे तब भी इस चीज को देखेंगे। अभी हम इसको मनोवृत्ति के आधार पर समझ लेते हैं, अभी हम किसको मनोवृत्ति के आधार पर समझ लेते हैं, बाकी वैसे इसको हमको मूल्यों के आधार पर समझना है, पर जब हम मूल्यों का विकास पढ़ेंगे तब देखेंगे। मनोवृत्ति के आधार पर अगर हम समझे तो इस चीज को हमने पहले समझा होगा कि मनोवृत्ति का विकास कैसे होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के आधार पर होता है कि समाज में हम जो भी चीजें सीख रहे होते हैं उसके आधार पर क्या होता है, हमारी मनोवृत्तियों का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। इस चीज को हमने समझा, तो समझ लो कि आप क्या है, एक बालक के तौर पर आपके अंदर मूल्यों का विकास 5 साल 3 साल की उम्र से क्या होना, चालू होना हो जाता है। ठीक है, प्रारंभ हो जाता है मूल्यों का विकास होना। क्यों, क्योंकि आपका परिवार पहले आपको कुछ सिखाएगा, फिर धीरे धीरे आपको समाज के लोग सिखाना चालू करेंगे, और इससे क्या होता है, आपके अंदर मूल्यों का विकास होता चला जाता है। ठीक है, अब आपके अंदर जो मूल्यों का विकास हुआ एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की प्रक्रिया के बाद हुआ है। अब अचानक से आपको आकर के जब जब आप प्रशासन में इंटर होंगे लगभग 25 साल 30 साल की उम्र में, और अचानक से आपको आकर के कोई बोलता है कि अब आज की तारीख से क्या करना है, आपको वस्तुनिष्ठ विचार करना है, वस्तुनिष्ठ चिंतन करना है, तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि आपको आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में वो चीज़ आपको नहीं सिखाई गई थी। ठीक है, तो हमारी एक सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति बन गई थी। अगर आपकी प्रवृत्ति नकारात्मक बनी है उस टाइम पीरियड में, तो आप फिर क्या हो पाएंगे, सकारात्मक पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यह संस्कार हमारी चेतना में एक विश्वास की तरह स्थापित हो जाते हैं, और जिनसे हम बाहर निकल पाने के लिए ठीक है, यहाँ पे पाने आएगा, निकल पाने के लिए कठोर परिश्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्ण तटस्थता का दावा नहीं किया जा सकता इसी कारण। ठीक है, तो क्या पॉइंट हो गया, हम पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मूल्यों का विकास क्या होता है, एक सामाजिकरण की लंबी प्रक्रिया के पश्चात होता है। तो अगर आपके अंदर क्या है, नकारात्मक प्रवृत्ति विकसित हुई थी, तो आप अचानक से आप क्या हो जाएंगे, सकारात्मक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। अब आता है अगला, लोक सेवा के प्रति समर्पण क्या होता है, इसको समझते हैं। तो समर्पण क्या है, कि मन स्थिति है। समर्पण क्या है, मन स्थिति। मन स्थिति मतलब क्या है, कि आंतरिक भावना है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से क्या रहता है, प्रतिबद्ध रहता है। दूसरे शब्दों में लक्ष्य व उद्देश्य के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ काम करना क्या कहलाता है, समर्पण कहलाता है। समर्पण क्या हो गया, आपकी एक आंतरिक स्थिति हो गई, आपकी एक मन की स्थिति हो गई, जिसमें क्या होता है, किसी कार्य के प्रति आप क्या होते हैं, पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। ठीक है, अपने लक्ष्य व उद्देश्य के प्रति भावनात्मक रूप से लगाव रखते हुए क्या करते हैं, आप पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, अर्थात पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ क्या करते हैं, आप काम करते रहते हैं। ये स्थिति होती है, इसको क्या बोला जाता है, लोक सेवा के प्रति समर्पण बोला जाता है। अथवा लोक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ है सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की उच्च तीव्रता वाली मानव स्थिति। यह उद्देश्य के प्रति तीव्र भावनाएं पैदा करती, जो व्यक्ति के व्यवहारों को क्या करती है, नियंत्रित करती। लोक सेवा क्या हो गया, लोक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ क्या हो गया, सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की क्या है, उच्च तीव्रता वाली मन स्थिति है। उच्च तीव्रता वाली मन स्थिति मतलब क्या है, कि एक ऐसी प्रतिबद्धता जो आपको क्या करती है, भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखते हुए किसी कार्य के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, आपको प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, लोक सेवा के प्रति समर्पण में क्या हो गया, एक परिभाषा के तौर पर हो गया। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात कर लें, उदाहरण के लिए कि काम मतलब क्या है, जो कार्य है आपका, जो ऑफिस में काम करते हैं आप, वो कार्य। ठीक है, तो काम को 9 से 6 की नौकरी नहीं समझना, बल्कि जरूरत होने पर मतलब उस कार्य इस टाइम पीरियड के पहले, मतलब 6 के बाद भी और 9 के पहले भी क्या करना, उसके पहले और उसके बाद में भी क्या करना, काम करना। ठीक है, मतलब आपकी ड्यूटी 9 से 6 की है, तो अगर आपका क्या हो जाता है, इसके बाद भी कुछ काम पड़ता है, ऑफिस के द्वारा बोला जाता है, अथवा इसके पहले भी कुछ काम पड़ता है, तो आपको क्या करना, सदैव तैयार रहना। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, इस प्रकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, आपका समर्पण बोला जाएगा उस पर्टिकुलर कार्य के प्रति। ठीक है, तो अगर आप लोक सेवा में रहते हुए इस प्रकार समर्पण दर्शाते हैं, तो उसको लोक सेवा के प्रति समर्पण बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वंचित वर्गों की सेवा में क्या करना, सुकून पाना। ठीक है, अब आता है कोई व्यक्ति
और क्या उदाहरण हो सकता है कि कोई व्यक्ति सरकारी सेवाएं लेने के लिए औपचारिकता पूरी नहीं कर पा रहा है तो आगे बढ़ करके उसकी सहायता करना, यदि अधिकार क्षेत्र में शामिल हो तो औपचारिकता में ढील देना, ज्यादा ध्यान नियमों पर न दे करके परिणामों पर दिया जाना लोक सेवा के प्रति क्या करता है, समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पॉइंट क्या हो गया, औपचारिक कोई व्यक्ति अगर सहायता क्या कर, ऐसा व्यक्ति है जिसको हमको क्या सहायता प्रदान करनी है, ठीक है, कोई वंचित हो सकता है, अन्य प्रकार का व्यक्ति हो सकता है जिसको किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता प्रदान करनी है, तो हम उसको क्या करें, स्वयं अप्रोच क्या करें, पहल करें, स्वयं क्या करें, पहल करें, उस तक पहुंचें और उसको उस प्रकार की सहायता क्या करें, प्रदान करें। ठीक है, कैसे, तो अगर नियमों में जटिलता थी, नियमों को हम क्या करें, ढिलाई देकर के उसको सहायता प्रदान करने का प्रयास करें। तो लोक सेवकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। किसी भी कार्य में समर्पण मूल्य है तो उसकी सफलता की दर क्या अत्यधिक बढ़ जाती है। अगर सीधी सी बात है, आप इस कार्य को कर रहे हैं और इस कार्य को क्या करने लग जाएं, आप पूरी प्रतिबद्धता से करने लग जाएं, मतलब पूरे समर्पण भाव से करने लग जाएं, तो इस पर्टिकुलर कार्य की जो सफलता दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सफल होने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, लोक सेवकों को अपना कार्य पूर्ण समर्पण भाव से करना चाहिए जिससे राष्ट्र का क्या हो सके, विकास हो सके और तीव्र गति से विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब आपका, यदि लोक सेवा में समर्पण भाव है तो इसका प्रभाव जनता तक जाता है। ठीक है, लोक सेवा में क्या है, यदि समर्पण भाव है तो इसका प्रभाव कहाँ तक जाता है, जनता तक जाता है, तथा सहभागिता का भाव उत्पन्न होता है। ऐसी स्थितियों में सरकारी नीतियों क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से होने लगता है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपके अंदर समर्पण का भाव, आपके अंदर अंदर मतलब एक लोक सेवा के अंदर समर्पण का भाव है तो सरकारी नीतियों योजनाओं क्रियान्वयन क्या हो जाएगा, प्रभावी तरीके से होने लग जाएगा और इससे क्या होगा, जनता को उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। ठीक है, अब आता है ये जो समर्पण का भाव है, जो लोक सेवा के प्रति समर्पण है, इसकी आवश्यकता क्या है। अगेन वही हमारे पुराने पॉइंट्स कि राष्ट्र के विकास के लिए क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है, सीधी सी बात है। इसके अलावा देश के संसाधनों का उचित दोहन करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आप काम करेंगे तो प्रशासन में लोगों का क्या होता है, विश्वास होता है। अगर मतलब सीधी सी बात है ना, अगर आप अपने कार्य के प्रति क्या है, दृढ़ हैं, प्रतिबद्ध हैं, करेंगे, पूरी मन स्थिति के साथ करते हैं, तो सीधी सी बात है, लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। तो ऐसे ही वो उन्हीं लोगों का प्रशासन के प्रति क्या होता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रशासन में लोगों की सहभागिता से क्या है, कार्य होता है, संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और आदर्श प्रशासन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अगर क्या है, लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो आप क्या हो जाएंगे, एक आदर्श के रूप में प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, लोक सेवा के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। अब पॉइंट ये है कि इसको बढ़ाएं कैसे, पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, मुख्य बिंदु क्या है कि अब इसमें हम वृद्धि कैसे करें। तो पहला कि लोक सेवकों की चयन परीक्षा में उम्मीदवार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे उसके समर्पण को क्या है, जाना जा सके। लोक सेवकों की चयन परीक्षा में क्या करना है, उम्मीदवार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर विशेष बल देना है। अगर उसमें क्या किया जाएगा, उसका वैज्ञानिक परीक्षण कर लिया जाएगा तो उसके समर्पण क्या कर सकते हैं हम, समर्पण की स्थिति को क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। ये कब जान सकते हैं, जब हम उसका क्या कर रहे होंगे, इंटरव्यू ले रहे होंगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहे होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा नैतिक संहिता एवं आचार संहिता की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को, जो अभ्यर्थी है, जो लोक सेवा में आना चाहता है, उसको नियमावलियों के बारे में क्या है, स्पष्ट जानकारी हो। इसके अलावा ग्रामीण समाज एवं सामाजिक समस्याओं का सीधा अनुभव देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, देखो अल्टीमेटली क्या है, आपको लोक सेवा में आने के पश्चात किसके लिए काम करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए काम करना है। क्यों, मतलब उनके लिए काम क्यों करना है, क्योंकि अधिकांश अभी भी क्या है, एक बड़ा पॉपुलेशन कहाँ हमारी एक बड़ी आबादी कहाँ रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर उनके लिए काम करना है तो आपको उनकी समस्याओं को जानने का, अनुभव करने का, जानने का क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप शहर में पले पड़े हैं और गांव की समस्याओं को गांव में जाकर के आप नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वंचित वर्गों के प्रति समानुभूति विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब किसी भी, कोई भी ऐसा वर्ग हो सकता है, दिव्यांग वर्ग हो सकता है और ट्रांसजेंडर हो सकते हैं या अन्य कोई वर्ग हो सकता है, इनकी भावनाओं को, हमको इनकी समस्याओं को हमको समानुभूति के स्तर पर जाकर के समझना चाहिए। और समानुभूति के स्तर पर जाकर के समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा कार्य संस्कृति के स्तर पर नैतिक मूल्यों को महत्व प्रदान करना जिससे समर्पण क्या हो सके, भाव बढ़ सके। कार्य संस्कृति मतलब वर्क कल्चर, कहाँ का वर्क कल्चर, जहाँ आप काम करते हैं, मतलब आपके ऑफिस का वर्क कल्चर, कहाँ का, आपके ऑफिस का वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहाँ पे समर्पण क्या हो, एक सर्वोच्च मूल्य के तौर पर क्या किया जाता हो, स्वीकार किया जाता हो। इसके अलावा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा दे करके और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा दे करके भी क्या कर सकते हैं आप, लोक सेवा के प्रति समर्पण में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सहिष्णुता।
ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, सहिष्णुता आता है। सहिष्णुता क्या होती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सहिष्णुता के बारे में, तो सहिष्णुता का आशय है कि सहनशीलता अर्थात अपने से भिन्न मत, व्यवहार, सिद्धांत, विचार, धर्म, राष्ट्रीयता आदि को सहन करने की योग्यता क्या है, सहिष्णुता है। पहली बात तो सहिष्णुता का ये क्या है, संकुचित रूप है। सहिष्णुता क्या है, संकुचित रूप है। पर जो ये संकुचित रूप है इसको समझो कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो इसका आशय क्या हो गया, अपने से भिन्न मतलब आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका मत, आपका सिद्धांत, आपका धर्म, आपकी राष्ट्रीयता जो भी है उसको मैं क्या करूं, स्वीकार करूं, और आप मेरे इन्हीं सब विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि को क्या करें, स्वीकार करें। अगर ये काम हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सहिष्णुता बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आशय हो गया, एक सहनशीलता का भाव होना, किसके प्रति, दूसरे के मत, दूसरे के विचार, दूसरे के सिद्धांत, दूसरे की राष्ट्रीयता के प्रति। अगर ये सहनशीलता का भाव है दूसरे व्यक्तियों के प्रति, इन इन मूल्यों के प्रति, इन इन चीज़ों के प्रति, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सहिष्णुता बोलते हैं। लेकिन यह सहिष्णुता का क्या है, संकुचित रूप है। लेकिन यह सहिष्णुता क्या है, निषेधात्मक रूप है, ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका विस्तृत रूप क्या होता है, किंतु यह सहिष्णुता के नकारात्मक और संकीर्ण पक्ष को दर्शाता है। सकारात्मक और व्यापक पक्ष में क्या बोलते हैं, सहिष्णुता से आशय अपने विरोधी मत, विचार, आदत, व्यवहार, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के सामना न करना, आदि का सामना करना और उन्हें सुनना और समझना और सही अंतर्किक होने पर सहमति प्रकट करना। क्या पॉइंट होगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है, दूसरे के मत, भिन्न विचार, सिद्धांत, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के बारे में क्या करना है, एक सहनशीलता का भाव लाना है। मतलब उनके उन विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं को क्या करना है, सुनना है और एक सहमति का भाव प्रकट करना है। यहाँ तक बात हो गई संकीर्ण पक्ष की। व्यापक पक्ष की बात क्या होती है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति का जो विचार है, जो धर्म है, जो राष्ट्रीयता है वो तर्कपूर्ण है, तथ्यपूर्ण है, तो फिर क्या करना है, उसके प्रति आपको सहमति प्रकट करनी है। उसके प्रति क्या करनी, सहमति प्रकट करनी है। ये जाहिर करना है कि हाँ भाई आप जो बात कर रहे हैं वो बात क्या है, पूर्णतः सत्य है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका सहिष्णुता का व्यापक पक्ष हो जाता है। उदाहरण के लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है कि सम्राट अशोक के 5वें अभिलेख में कहा गया है कि वह व्यक्ति अपने धर्म का सही रूप से क्या कर सकता है, धारण कर सकता है, जो दूसरे के धर्म के प्रति क्या होता है, सहिष्णु होता है। तो असली सहिष्णु व्यक्ति कौन होगा, जो दूसरों के धर्म के प्रति क्या रहेगा, सहनशीलता का भाव रखेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सही सहिष्णु व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को उसमें सम्राट अशोक के उसमें बताया गया, ठीक है। अब आता है कि अगर आप क्या है, सहिष्णु हैं तो क्या क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या लाभ हो सकता है, तो विरोधी विचारों को सुनने की ताकत हो तो समाज और राजनीति दोनों क्या हो जाएंगे, लोकतांत्रिक हो जाएंगे। भाई आज की तारीख में जो राजनीतिक दल है वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, खास करके टीवी डिबेट्स में, ठीक है। वहां पे क्या हो जाते हैं, एक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे, कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि कोई भी दल एक दूसरे के विचारों को सुनना पसंद नहीं करता है। सेम समस्या समाज में चल रही है, सेम समस्या आपके दोस्त यार होंगे ना, आपके दोस्त यार होंगे, आप अपने दोस्तों यार कई बार नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि समस्या वही है कि हमारे अंदर सहनशीलता का भाव नहीं है, हमारे अंदर सहिष्णुता का गुण नहीं है, हम उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। देखो आप सहमत असहमत हो सकते हो बट एटलीस्ट सुनो तो, ठीक है। तो एक मतलब संकीर्ण पक्ष वाला जो सहिष्णुता थी ना, संकीर्ण पक्ष वाली सहिष्णुता क्या थी कि आप एटलीस्ट सुनो तो सामने वाले को। व्यापक पक्ष वाली सहिष्णुता क्या था कि आप सहमति प्रकट करो। तो मत सहमति प्रकट करो ना, मत जाओ व्यापक पक्ष में आप, लेकिन पहले इसमें तो जाओ, आप सामने वाले को सुनो तो, ठीक है। ये वाली चीज आती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को धैर्य से सुनने की वजह से एक नए तथा मौलिक विचार प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति तथा समाज की दिशा बदल सकते हैं। हम लोगों को जब सुनते हैं, सहिष्णुता के लाभ हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम जब लोगों को सुनते हैं तो कई बार हमको कुछ नए विचार मिल जाते हैं, कई बार कुछ हमको क्या है, नए रास्ते मिल जाते हैं। हम किसी समस्या में फंसे हुए हैं, हम उसको सुन लेते हैं, दूसरे वाले सामने वाले व्यक्ति को अगर हम सुन लेते हैं कई बार, तो एक हमको एक नया रास्ता सूझता है और उस नए रास्ते में चल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नैतिक प्रगति होती है। अगर व्यक्ति दूसरों के प्रति सहिष्णु व्यवहार रखता है, धीरे धीरे दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिलती है और वे भी अन्य लोगों के प्रति क्या है, सहिष्णु व्यवहार करते हैं, जिससे चिंतन और व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। क्या पॉइंट हो गया यहाँ पर, नैतिक प्रगति होती है। नैतिक प्रगति कैसे होती है कि भाई आप दूसरे के विचारों क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे प्रेरणा मिलेगी, जिससे क्या होगा, दूसरे लोग भी क्या हो जाएंगे, आपसे क्या होते जाएंगे, प्रभावित होते जाएंगे, आपसे क्या हो, आपको एक आदर्श के रूप में क्या करते जाएंगे, स्वीकार करते जाएंगे। इससे क्या होगा, इन सब चीजों से चिंतन और व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, 20वीं सदी में आतंकवाद, जीनोसाइड की जितनी घटनाएं घट रही हैं, 50 समस्याएं बनी हैं, इन सब समस्याओं का समाधान कैसे है, सहिष्णुता से हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि अब कल को आप बोलने लग जाओ कि भाई आतंकवाद का समाधान सहिष्णुता से हो जाएगा, तो कल को आप बोरिया बिस्तर उठा करके सहिष्णुता के माध्यम से ISIS के पास जा रहे हैं और अलकायदा के पास जा रहे हैं कि बताओ भाई सहिष्णुता के तहत आप मेरे विचार सुनो, मैं आपके विचार सुनूंगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये व्यवहारिकता नहीं है। लेकिन
एक सैद्धांतिकता के तौर पे, एक नैतिकता के पक्ष के तौर पे हम मान के चल सकते हैं कि सहिष्णुता से इन सब समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है। इसके अलावा भूमंडलीकरण के साथ साथ सभी समाजों के वैविध्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। भूमंडलीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या होता है, समाजों की विविधता में क्या होती है, वृद्धि होती है। वैविध्य मतलब विविधता, समाजों की विविधता में क्या हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। लगभग सभी समाजों में धर्म, नस्ल, राष्ट्रता के विभिन्न समूह साथ साथ रह रहे होते हैं। इससे इसीलिए विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सहिष्णुता जरूरी है। आज की तारीख में अगर हम भारत में ही बात कर लें तो भारत में ही विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, मजहब, नस्ल आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ क्या है, साथ एक को एग्जिस्टेंस के साथ रह रहे हैं। मतलब आपसी सामंजस्य के साथ, समन्वय के साथ क्या है, जीवन यापन क्या है कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति क्या है, सहिष्णु बने हुए हैं। ठीक है। अभी भी ऐसी ही दुनिया के विभिन्न देशों में ये प्रक्रिया क्या है, चल रही है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा बने रहना है, अगर आपको चीज़ों में इसी प्रकार से बढ़ोतरी करनी है, तो आपको अपने अंदर सहिष्णुता के गुण में क्या करनी होगी, धीरे धीरे वृद्धि करते आगे बढ़ना होगा। अब आता है कि इस चीज़ का महत्व क्या है। तो सहिष्णुता से व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, लचीला होता है। सहिष्णुता से व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, लचीला होता है। आपके अंदर एक कठोरता का गुण होगा। आपके अंदर कठोरता गुण क्या है, आप दूसरों के विचारों को सुन ही नहीं रहे हैं, बट आप क्या हो जाए, सहनशील हो जाए, आपके अंदर सहिष्णुता गुण जाए, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, वो जो कठोरता का गुण है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपके अंदर एक लचीलापन आ जाएगा। इसके अलावा यह व्यक्ति में अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है। अनुकूलनशीलता मतलब सहनशीलता। अनुकूलनशीलता मतलब क्या हो जाता है, सहनशीलता का एक दूसरा रूप है। अनुकूलनशीलता मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे क्या हो पाते हैं, आप फिट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन क्यों फिट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आपके विचार सामने वाले के विचारों से मैच नहीं कर पा रहे थे, या उनके विचार आपके विचारों से मैच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सहिष्णुता का गुण जैसे ही आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर अनुकूलनशीलता गुण विकसित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आप उन लोगों के विचारों के साथ क्या करने लग जाएंगे, एडजस्ट करने लग जाएंगे। इसके अलावा सहिष्णुता से नए एवं मौलिक विचारों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। सहिष्णुता से समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक बनते हैं। ये सब पॉइंट हमने पीछे समझ लिए हैं। और किसी व्यक्ति द्वारा किया गया संस्था का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा का क्या कर सकता है, प्रेरणादायी हो सकता है, और प्रेरणा देने का क्या बन सकता है, माध्यम बन सकता है। ठीक है। अब आते हैं इसको बढ़ाने के उपाय क्या हैं। तो बढ़ाने के उपायों में क्या आ जाता है, बढ़ाने के उपाय में क्या आ जाता है कि अन्य व्यक्ति के विचारों, सिद्धांतों, आदर्शों के प्रति संवेदनशीलता से क्या करना, विचार करना। सामंजस्य के भावों क्या करना, विकसित करना। निर्णय प्रक्रिया एवं नीति निर्माण में सभी व्यक्तियों को शामिल करके सहिष्णुता को बढ़ावा देना। और सोशल मीडिया पर युक्त प्रतिबंध लगाकर असहिष्णु विचारों को, विषयों को रोका जा सकता है। पहला कि सिद्धांतों, आदर्शों के प्रति संवेदनशीलता से क्या करना, विचार करना। दूसरे का जो सिद्धांत है, दूसरे का जो विचार है, दूसरे का जो मत है, उसके प्रति हम एक बार कम से कम संवेदनशील विचार तो करें, संवेदनशील रवैया तो लेकर के आएँ। ठीक है। उसके प्रति एक अनुकूलनशीलता तो विकसित करें, तब क्या हो जाएगा, उस चीज़ में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा सामंजस्य के भाव को क्या करना, विकसित करना। अपने अंदर क्या है, जो जटिलता है उसमें क्या करना, थोड़ा सा कमी लाना और सामंजस्य के भाव की ओर बढ़ना। इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया और नीति निर्माण में सभी व्यक्तियों को शामिल करना। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों में हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ चीज़ों के प्रति हम दूसरे मत के विचारों के प्रति जटिल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम क्या है, उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा रहे, उसको हम क्या है, जो भी काम हो रहा है उस काम में उसका हम पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर क्या है, आप इस व्यक्ति से क्या रखते हैं, उसके मत विचारों से क्या रहते हैं, असहमति रखते हैं। आप इस व्यक्ति के, ये आप हैं, और आप इस व्यक्ति के मत विचारों से क्या रखते हैं, असहमति रखते हैं, तो उसको क्या करेंगे, आप किसी भी निर्णय प्रक्रिया में क्या करेंगे, शामिल नहीं करेंगे, नीति निर्माण में आप शामिल नहीं करेंगे। पर अगर आप उसको शामिल कर लेंगे तो सीधे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका उसके विचारों के प्रति क्या हो जाएगी, एक सकारात्मकता का भाव आ जाएगा, सहिष्णुता का भाव आ जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर युक्त प्रतिबंध लगा करके ये काम सबसे पहले किया जाना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि असहिष्णुता आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यहीं से बढ़ रही है। ठीक है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। तो ये आज हमने कुछ मूल्य पढ़े, इसमें हमने क्या क्या मूल्य देखे। तो सहिष्णुता क्या होती है, लोक सेवा के प्रति समर्पण क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा वस्तुनिष्ठता क्या होती है ना। इन 3 मूल्यों को आज की क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे अथवा यहाँ पर क्या है पूछ सकते हैं, यहाँ पर मतलब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अन्यथा अभी की क्लास को यहाँ से क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।